बहारें हमको ढूँढेंगे और इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव, जो अपने निजी जीवन से उनका जो भी वास्ता रहा महमूद साहब से, वो सारी यादें हमसे साझा कर रहे हैं। और हमारे साथ मधुलिका हैं, जो बहुत प्यारे-प्यारे प्रसंग हमसे यहाँ पे शेयर कर रही हैं। और सुमन, तुम्हें देख रही होगी कि हम लोग कितना मुस्कुरा रहे हैं, मतलब उनकी बारे बात करके ही एक अलग से मुस्कुराहट चेहरे पे है। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने कारनामे ही ऐसे किए हैं कि सबको इतना हँसाया है। जी, जी। और आज भी वो फ़िल्में इतनी प्रासंगिक लगती हैं, अगर उन फ़िल्मों को हम देखें, तो आज भी हम लोग हँस-हँस के लोटपोट हो जाते हैं। राजीव जी, एक मुझे किस्सा याद आ रहा है कि फ़िल्म नागिन की रिकॉर्डिंग चल रही थी। उसमें हेमंत दा का म्यूज़िक था। हाँ, हाँ। और हेमंत दा के असिस्टेंट के रूप में उस समय संगीतकार रवि थे और वो भी थे, कल्याण जी भाई भी थे। हाँ, तो रवि ने उनको, चूँकि इनका स्ट्रगल बचपन में बहुत स्ट्रगल रहा महमूद साहब का, उन्होंने बहुत सारे छोटे-छोटे रोल किए, जैसे कहीं उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम किया, कहीं कोरस के रूप में काम किया, कोरस में गाया, कई बार उन्होंने ड्राइवर के का भी काम किया उन्होंने, इस तरीके से रहा। तो कोरस के रूप में क्या हुआ, जब नागिन फ़िल्म की रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो कोरस में सारे बच्चे खड़े हैं और वो गा रहे हैं, लेकिन महमूद साहब का जो सुर था वो कुछ अलग जा रहा था। तो जो रवि थे, रवि उनके असिस्टेंट थे हेमंत दा के उस समय। तो उन्होंने कहा कि भाई नहीं हो रहा है, ये नहीं गा पा रहे हैं, अब इनको अलग करना पड़ेगा। लेकिन हेमंत दा उनकी पारिवारिक स्थिति जानते थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस बच्चे को कहीं ना कहीं तो हमें लेना है, नहीं तो इसको पैसे नहीं मिल पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि क्या रास्ता, बीच का रास्ता उन्होंने ये निकाला कि कोरस में सब गा रहे हैं, वो खाली लिप सिंगिंग कर रहे हैं। वो गा नहीं रहे हैं, लिप सिंगिंग कर रहे हैं, और उस आधार पर उन्होंने उनका पेमेंट करवाया। वही रवि जो संगीतकार थे, उन्होंने आगे आंखें फ़िल्म में उन्होंने एक गीत लिखा और स्पेशली महमूद साहब से आग्रह किया कि आप इसमें अपनी आवाज दीजिए। तो ये किस्सा था जो मैंने पढ़ा, तो मैंने कहा कि समय का चक्र किस तरीके से घूमता है। ये बहुत सारी चीजें हमने महमूद साहब के जीवन से सीखी कि कभी भी, मतलब किसी भी उम्र में या किसी भी स्थिति में अपने में घमंड नहीं करना है, और आगे जब भी मौका मिले आप लोगों की सहायता करिए। मधुलिका, इतनी प्यारी जानकारी तुमने दी, तो ये गीत सुनने की उत्सुकता तो मेरे अंदर उठ गई है। वो गीत पता कौन सा था? तुझको रखे राम तुझको अल्लाह रखे, जो आंखें फ़िल्म का गीत है। तो इस जगह हम लोग यही गीत सुनते हैं। बिल्कुल। इंटरनेशनल फकीर आए हैं। तुझको रखे राम तुझको अल्लाह रखे, तुझको रखे राम तुझको अल्लाह रखे, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। तुझको रखे राम तुझको अल्लाह रखे। लेकिन दे दे इंटरनेशनल फकीर को। शेख बरहमन मुल्ला पांडे, सब है एक माटी के भांडे। शेख बरहमन मुल्ला पांडे, सब है एक माटी के भांडे। वेद वही कुरान वही है, राम वही रहमान वही है, किसी का दामन थाम तुझको अल्लाह रखे, किसी का दामन थाम तुझको अल्लाह रखे, ओ दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। ओ तुझको रखे राम तुझको अल्लाह रखे। भटक रहे हैं, छाले पड़ गए हैं पाँव
पूरब पश्चिम वाले उसके, गोरे उसके काले उसके पूरब पश्चिम वाले उसके, सब में उसी का नूर समाया, सब में उसी का नूर समाया। कौन है अपना कौन पराया, सबको कर प्रणाम तुझको अल्लाह रखे, ओ सबको कर प्रणाम तुझको अल्लाह रखे, वेदाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। ओ तुझको रखे राम तुझको अल्लाह रखे। बढ़ते गम की थाह न जानू, लोग पराए देश बेगाना, लोग पराए देश बेगाना, कहीं मिलाना तेरा ठिकाना, सुबह से हो गई शाम तुझको अल्लाह रखे, सुबह से हो गई शाम तुझको अल्लाह रखे, वेदाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। तुझको रखे राम तुझको अल्लाह रखे, तुझको रखे राम तुझको अल्लाह रखे। बहारें हमको ढूंढेंगी। आज हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध कॉमेडियन महमूद के बारे में। और अभी श्रीवास्तव साहब कुछ देर पहले आपने बात की थी एहसास कमतरी की। तो महमूद साहब कोशिश तो नहीं करते थे, लेकिन एक एक्टर के तौर पे उनका व्यक्तित्व इतना भव्य और विशाल था कि एक जमाना वो आया कि लोग उनसे डरने लगे। और ऐसा उन्होंने कॉमेडी को, इस जॉनर को एक अलग आयाम दिया। और कहा जाता है कि एक ज़माना ये रहा कि सबसे पहले महमूद साहब को किसी फिल्म के लिए लिया जाता था, कास्ट किया जाता था, और उसके बाद हीरो हीरोइन तय होते थे। और ख़ास तौर पे जो उस ज़माने के एस्टैब्लिश्ड हीरो थे वो टलते थे जिस फिल्म में महमूद साहब हो उसमें काम करने से, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी जो चमक है उसके आगे वो ठहर नहीं पाएंगे। बिल्कुल सही बात। ये पहले महमूद ऐसे कलाकार हुए हैं फिल्मी दुनिया में कि वो कॉमेडियन होते हुए भी हीरो जो फिल्म में होते थे वो बचते थे कि भाई इनके साथ अगर फिल्म साइन कर भी लिया तो भी ये कोशिश करते थे कि इनके आमने सामने कोई ऐसा रोल ना पड़े कि भाई उसमें। और ये होता भी था, जब आमने सामने रोल होता था तो सिनेमा हॉल में दर्शकों की प्रतिक्रिया देखी, सारा रिएक्शन, सारी तालियां वही बटोरते थे। बिल्कुल। अच्छा, ये बात व्यक्तिगत रूप से जितेंद्र साहब ने भी मेरे को बताई थी और मनोज कुमार साहब ने भी जी। बोले कि वो नील कमल में थे ना, साथ में इन लोगों ने काम किया हुआ था, तो वो बताते थे, बोले कि यार वो तो मतलब सही मायने में तो हीरो तो वो होता है। अच्छा, बड़े मजेदार की बात ये बताइए कि यहाँ तक वो होता था कि ये आशा पारिक जी ने मेरे को बताया था कि वो महमूद साहब के साथ ये था कि मतलब वो रोल तो आमने सामने का वो होता ही था। बोले कि जब वो कैमरा ऑफ होता था तो जो हीरोइन मेन होती थी वो महमूद साहब के साथ अपना पीछे बैठ के गपशप कर रहे, फिर हीरो का पत्ता कट गया ये होता था। तो वो ऑफ द कैमरा भी उनका वो जलवा रहता तो था। वो मतलब कॉमेडियन होते हुए भी पर्दे के सामने भी हीरो थे और पर्दे के पीछे भी हीरो थे। बिल्कुल सही कहा। ऐसे में मुझे लगता है कि कोई एक उनका मज़ाहिया सा गीत जरूर हमें सुनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ हम लोग सुनते हैं भूत बंगला फिल्म का गीत आउट ट्विस्ट करें, है ना, क्योंकि बहुत मजेदार है। जी जी। सुनो और गौर से सुनो, अरे पहले तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना
नाच उठी है जिंदगानी ओ मेरी जान, नाच उठी है जिंदगानी ओ मेरी जान, चम चमा चम चम चमा चम आए ट्विस्ट करे वक्त का मौसम, ट्विस्ट करे जिंदगी है यही, ट्विस्ट करे वक्त का मौसम, ट्विस्ट करे जिंदगी है यही। परवानो दिलवालो मस्ती के तादों पे गाओ, खुशियों को महफिल में गाओ, कितना तक कहना है what to do, what to do, एक चीज जो बहुत खास थी, उन्होंने बहुत संघर्ष किया और धीरे धीरे उनका रुतबा इंडस्ट्री में बढ़ता चला गया, उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती चली गई और उन्होंने कॉमेडियन को एक अलग सा रोल दिलाया, एक हीरो के बराबरी का रोल दिलाया और उन्हीं की वजह से कॉमेडियन को भी नायिका मिलने लगी। नहीं तो पहले ऐसा नहीं होता था, कॉमेडियन या तो हीरो का भाई होगा, उसका एक छोटा सा रोल होगा, या उसका दोस्त होगा, उसका एक छोटा सा रोल होगा। लेकिन महमूद साहब के चलते हीरो की बराबरी का रोल भी मिलता था और कॉमेडियन को हीरोइन भी मिलती थी। बिल्कुल सही। और इनके साथ तो सबको याद है, वो बोलते थे शोभा डार्लिंग, ये इनका बहुत खास डायलॉग था जिसमें वो शोभा डार्लिंग और शोभा डार्लिंग बोलते ही शोभा खोटे याद आती हैं। और बाद में फिर अरुणा ईरानी इनके साथ आने लगी हीरोइन के तौर पे और मुमताज साहिबा भी बहुत अरसे तक इनके साथ आई। वो भी थी। तो ये तो उनके व्यक्तित्व का ही कमाल था, महमूद साहब का जो व्यक्तित्व था। अच्छा, और बाकी लोग उनके साथ आम तौर पे ये होता है, किसी और भी साथ आप देख लीजिए तो लोग बसते थे कि यार अब कॉमेडियन के साथ क्या रोल करना है। लेकिन ये जो एस्टेब्लिश जो नाम आपने लिया, अरुणा ईरानी हो या मुमताज हो, तो ये लोग बड़ा फक्र महसूस करते थे कि भाई महमूद साहब के साथ आपका रोल है। बिल्कुल। तो ये अच्छा, जो कॉमेडी को जो एक इज्जत, जो इम्पोर्टेंट एक फैक्टर बनाया फिल्मों में, तो इसमें महमूद साहब का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल। और शोभा खोटे के साथ जैसे अभी सुमन ने जिक्र किया कि उनके साथ एक अच्छी ट्यूनिंग थी, अच्छे गाने भी थे। एक फिल्म आई थी, याद होगी आपको, ससुराल करके। हाँ। ससुराल थी, गृहस्थी थी और ससुराल फिल्म तो बहुत सफल रही। मेरे ख्याल से वो गीत था ना ससुराल का ही ना, वो जाना तुम्हारे प्यार में शैतान बन गया हूँ। हाँ, ये महमूद साहब और इन पे शोभा पे फिल्माया गया। तो देखिए कि मतलब महमूद साहब का ही जलवा था कि हीरो के बराबर का रोल, हीरोइन भी मिलती थी और गाना भी मिलता था। अच्छा, गाना भी मिलता था, हीरोइन भी मिलती थी। लेकिन आप ये देखिए उस समय की जो 3 खास, बल्कि 4 जो आवाजें एस्टेब्लिश हुई थी, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, मुकेश, ये सारे लोगों ने महमूद साहब के लिए प्लेबैक किया और अच्छे अच्छे गाने उनके टॉप उसमें हैं।
बिल्कुल। तो जैसे ससुराल में अब ये मुकेश साहब ने प्लेबैक किया, एक गाना मुकेश साहब ने फिल्म के जो हीरो थे राजेंद्र कुमार उनके लिए किया, और दूसरे जगह देखिए वो अभी हम लोग उस गीत की बात कर रहे थे अजहू ना आए बालम, देखिए रफी साहब ने उनके लिए प्लेबैक किया। आओ ट्विस्ट करे हमने देखा वो मन्ना डे साहब ने किया। बिल्कुल। ये देखिए ये जो वैरायटी है सबकी आवाज उन पे सूट करती थी, और सबसे ज्यादा तो मन्ना डे की। हाँ मन्ना डे की, मन्ना डे के लिए तो मतलब ऐसा लगता था कि महमूद साहब की आवाज और मन्ना डे की आवाज वो बिल्कुल एक जैसी लगती है, बिल्कुल, मतलब कहीं सोच ही नहीं सकते थे नहीं। और एक जमाना था जब कोई सोच भी नहीं सकता था कि कॉमेडी को इतना महत्व एक फिल्म में मिल सकता है कि कॉमेडियन हीरो के साथ नाच रहा है बराबरी का। बिल्कुल। और वो नाचते भी इतना अच्छा थे, गाते भी अच्छा थे, संगीत की भी जानकारी थी। तो नाचते थे तभी तो वो स्टेपिंग तो उन्होंने बॉम्बे टू गोवा में जो अमिताभ बच्चन थोड़ा सा वो डांस का जो उन्होंने वो किया है वो स्टेपिंग महमूद साहब की बताई हुई है। अच्छा। हाँ, तो ये सब चीजें उनके इनबिल्ट, जैसे एक आर्टिस्ट होता है ना कि सब कुछ उसके अंदर समाया हुआ है, बस उनको ये मालूम होता था कि ये चीज यहाँ निकालनी है, यहाँ निकालनी है, इनको ऐसे देनी है वैसे देनी है। मतलब ये कहा जा सकता है कि ऊपर वाले ने कलाकार के तौर पे उनको प्रतिभा छप्पर फाड़ के दी थी, छप्पर फाड़ के दी थी। और ये भी कहिए ना कि फुल पैकेजिंग, जो मार्केटिंग के साथ पूरी पैकेजिंग होती है ना, वो थे महमूद साहब। बिल्कुल। तो अभी हम लोग सुन लेते हैं फिल्म ससुराल का ये गीत जिसको संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने, और गीतकार जो थे इसके हसरत जयपुरी जी, और गाने भी इसके बहुत ज्यादा अच्छे थे। तो सुनते हैं। बिल्कुल। जाना तुम्हारे प्यार में शैतान बन गया हूँ, क्या क्या बनना चाहा था बेईमान बन गया हूँ। जाना जाना तुम्हारे प्यार में शैतान बन गया हूँ, क्या क्या बनना चाहा था बेईमान बन गया हूँ। जाना जाना तुम्हारे प्यार में शैतान बन गया हूँ, क्या क्या बनना चाहा था बेईमान बन गया हूँ। जाना जाना तुम्हारे प्यार में। हम तो दीवाने हैं तेरे नाम के, दिल लुटा बैठे हैं जिगर थाम के। हम तो दीवाने हैं तेरे नाम के, दिल लुटा बैठे हैं जिगर थाम के। इश्क ने हमको निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। इतना मैं गिर चुका हूँ कि नादान बन गया हूँ, क्या क्या बनना चाहा था बेईमान बन गया हूँ। जाना जाना तुम्हारे प्यार में शैतान बन गया हूँ, क्या क्या बनना चाहा था बेईमान बन गया हूँ। जाना जाना तुम्हारे प्यार में। अब तो बस पत्थर की एक तस्वीर हूँ, या समझ लो एक बुते बेपीर हूँ। अब तो बस पत्थर की एक तस्वीर हूँ, या समझ लो एक बुते बेपीर हूँ। अपने पैरों बंध गई जो प्यार में, ऐसी एक उलझी हुई जंजीर हूँ। हालत को अपनी देख के हैरान बन गया हूँ, क्या क्या बनना चाहा था बेईमान बन गया हूँ। जाना जाना तुम्हारे प्यार में शैतान बन गया हूँ, क्या क्या बनना चाहा था बेईमान बन गया हूँ। जाना जाना तुम्हारे प्यार में। कार्यक्रम चल रहा है बाहरें हमको ढूंढेंगी, और अभी हम लोग जिक्र कर रहे हैं कलाकार
महमूद का। राजीव जी बताना चाहेंगे कि आपको मालूम ही होगा कि महमूद को सबसे पहले नोटिस जो किया गया था वो फिल्म परवरिश में किया गया था, जो कि 1958 में आई थी। वो राज कपूर साहब उसके हीरो थे और मेरे ख्याल है कि माला सिन्हा उसमें थी नायिका। हाँ, राज कपूर और माला सिन्हा की वो मूवी थी और उसमें उन्होंने छोटे भाई का रोल निभाया था। एक उसका गीत बहुत अच्छा है जो मुझे याद आ रहा है, मामा ओ मामा करके, हाँ, वो मन्ना डे साहब ने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अरे वो सुना दीजिए। और गाना तो हम सुनेंगे ही। उसमें एक वो आपको मालूम होगा कि चूंकि हीरो राज कपूर थे जी, लेकिन महबूब साहब जो थे वो एक्टर और बाकी जो हमारे कॉमेडियन और बाकी तमाम जो उनके किरदार हैं उनके अलावा आपको ये मालूम है कि वो एक जर्नलिस्ट के तौर पे भी उन्होंने कुछ काम किया है? ये नई जानकारी इसलिए होगी, हाँ, नई जानकारी। वो उन्होंने इंटरव्यूज कुछ लोगों के लिए हैं और चूंकि राज कपूर की बात इस परवरिश में की गई है तो राज कपूर का एक बड़ा प्यारा सा इंटरव्यू महमूद साहब ने लिया है और वो कलेक्शन है अमीन सयानी साहब के उसमें, उनके संग्रह में। अच्छा, वो मैंने उनको सुना है। तो अमीन साहब ने बताया कि भाई वो महमूद मियाँ आए और हमने कहा कि भाई राज साहब का इंटरव्यू करना, तो उन्होंने किया और वो बाकायदे उन्होंने वो सवाल पूछा कि भाई कैसे कैसे, और वो उनका स्टाइल होता था। तो जैसे अपनी पत्नी के बारे में, कृष्णा जी के बारे में उन्होंने कहा राज कपूर ने उनके सवाल के जवाब में, तो वो कहते कृष्णा यानी हमारी भाभी, आपकी पत्नी। अच्छा, तो राज कपूर ने हाँ तुम्हारी भाभी। तो वो जो एक्शन है जब आप सुनेंगे तो लगेगा कि मतलब उसमें वो अगला कंफ्यूज हो जाएगा, कहीं वो ऐसा ना कह दे कि भाई वो आपकी पत्नी है कि हमारी भाभी है। तो सोचना पड़ता था कि वो हाँ रिलेशंस तो कितने मतलब तरीके से मजाकी अंदाज में और किस हिसाब से वो अगले को जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं कहाँ से वो फंस जाए उनके बातों में आके, वो सुन के लगता था। तो एक रूप इनका महमूद साहब का ये भी था जी। और एक जब इनके इस तरह के सवाल जवाब का जब हम जिक्र कर रहे हैं, एक रेडियो प्रोग्राम आया करता था एस कुमार का फिल्मी मुकदमा। जी 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 रेडियो प्रोग्राम का वो अमीन साहब करते थे। तो उसमें महमूद साहब को बुलाया गया था और उनके ऊपर मुकदमा चला गया। लेकिन उसमें तो वो मतलब वो सारा जैसे जवाब सवाल भी सब वो ही शुरू कर देते हैं। अमीन साहब कह रहे हैं यार मेरे को बोले कि भैया आप तो बैठ जाओ। तो मैं तो भाई बीच में सूत्रधार बन गया, बाकी वो सवाल भी खुद कर रहे हैं, जवाब भी खुद ही दे रहे हैं। तो ये इनका व्यक्तित्व तो था। तो आइए कुछ इस हमने अभी जिक्र किया परवरिश का, तो क्यों ना परवरिश का ही गीत सुने। बिल्कुल सुने, बिल्कुल सुने। मामा ओ मामा ओ मामा 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 याहू 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 मामा ओ मामा ओ मामा मामा मामा, घर वाले खाए चक्कर, ऐसा है अपना चक्कर, चक्कर में तुम नहीं आना प्यारे मामा ओ मामा मामा ओ मामा ओ मामा मामा मामा, गगन तिलक दिन गगन तिलक दिन दत्ता गदत्ता गदत्ता मामा ओ मामा ओ मामा मामा मामा, सारे गामा पाजानी सानी ने पापा मामा ओ मामा ओ मांगा रे मामा ओ मामा ओ मामा मामा मामा, घर वाले खाए चक्कर, ऐसा है अपना चक्कर, चक्कर में तुम नहीं आना प्यारे मामा ओ मामा। जो असली है कभी उससे खताएं हो नहीं सकती, जो नकली है कभी उससे वफाएं हो नहीं सकती। अरे नहीं भाई नहीं, हाँ बुरा हो वक्त तो साया भी अपना दूर रहता है। वफादारी का शिकवा क्या जमाना यही कहता है, जमाना यही कहता है, जमाना यही कहता है। अरे क्या असली है कौन भैया, नकली है कौन भैया, नकली है कौन। ओ मामा ओ मामा ओ मामा ओ मामा 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 याहू 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 मामा ओ मामा ओ मामा मामा मामा, घर वाले खाए चक्कर, ऐसा है अपना चक्कर, चक्कर में तुम नहीं आना प्यारे मामा ओ मामा। ये दुनिया है
यहाँ अपने भी आंखें फेर लेते हैं, अगर कुछ नाम हो जाए तो आकर घेर लेते हैं। हाँ, जहाँ वाले मोहब्बत करके वादा क्या निभाएंगे, सच है भाई, हुए हैं आज बेगाने, हम ही पर ताने कसते हैं, हम ही पर ताने कसते हैं, हाँ हम ही पर ताने कसते हैं। अरे कैसे? असली है कौन भैया, नकली है कौन भैया, नकली है कौन? ओ मामा मामा, ओ मामा, ओ मामा मामा मामा, याहू याहू याहू, मामा ओ मामा, ओ मामा मामा मामा। घर वाले खाए चक्कर, ऐसा है अपना चक्कर, चक्कर में तुम नहीं आना प्यारे मामा। ओ मामा मामा, ओ मामा, ओ मामा मामा मामा। दत्ता 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 मामा, ओ मामा, ओ मामा मामा मामा। सारे गामा पादा नी सा नी नी पापा मामा, ओ मामा, ओ मांगा रे सा मामा, ओ मामा, ओ मामा मामा मामा। घर वाले खाए चक्कर, ऐसा है अपना चक्कर, चक्कर में तुम नहीं आना प्यारे मामा। ओ मामा। राजीव जी, अभी हम लोग बात जब कर रहे हैं महमूद साहब की, तो आपने कहा कि वो कुछ क्वेश्चन आंसर अपनी तरफ से ही करते थे। जी जी। मैंने कहीं पढ़ा था कि वो गानों के में भी यही करते थे, गाने में कुछ बोल अपनी तरफ से जोड़ देते थे। जैसे वो गाना था ना, तुझको रखे राम तुझको अल्लाह रखे, तो उसने कहा डॉलर नहीं रुपया दे दे, कॉलर नहीं ये कमीज दे दे, कुछ इस तरीके से था। तो वो उनका एक तकिया कलाम हो जाता था कि कुछ नया जोड़ना जो स्क्रिप्ट में नहीं है। हाँ, वो एक्चुअली सिर्फ गानों में ही नहीं मधुलिका, जब वो एक्टिंग भी करते थे सीन में, तो डायरेक्टर को भी नहीं पता रहता था कि ये सीन को कहाँ ले जाएंगे क्योंकि उनके साथ के जो कलाकार थे, अब वहाँ तो सब कुछ नपातुला मामला होता है। तो अगला कलाकार अपने डायलॉग याद करके बैठा है और वो क्यू का इंतजार कर रहा है, लेकिन महमूद साहब का क्यू ही बदल जाता था क्योंकि वो कॉमेडी करते करते उसमें इतना खो जाते थे। लेकिन जो इम्प्रोवाइजेशंस, जो स्पॉन्टेनियस इम्प्रोवाइजेशंस वो करते थे, उन्हें ज्यादातर निर्देशक वैसे का वैसा ही लेते थे, और यही मेरे ख्याल से जो उनकी स्पॉन्टेनिटी थी वो लोगों तक पहुंचती थी, उनके दिलों को छू जाती थी। वो बिल्कुल कनेक्ट करते थे और बड़े अल्लड़ किस्म के इंसान थे। जैसे एक दफ़े मुझे याद आ रहा है कि मैंने उनको फ़ोन किया, तो मैंने कहा कि ये इस टॉपिक पे अपने को बात करना, ये इंटरव्यू अपन रखते हैं जी, तो आप बताइए कितने बजे मैं घर पे आ जाता हूँ आपके। तो बोले कि अरे डॉक्टर साहब, ऐसा है कि घर पे तो हम हमेशा रहते ही हैं, अरे कहीं होटल वगैरह में बैठेंगे, आराम से पूरा एंजॉय करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, बातें करेंगे, तो वो एक अंदाज होगा। तो मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, फिर वैसे ही करते हैं। तो फिर हम लोग गए वहाँ पे जुहू पे, उस होटल में गए और फिर वहाँ पे हम लोगों ने, मतलब कहाँ हमारी आधे घंटे की बैठ की होनी थी, वो पूरा दिन भर हम लोग बैठते रहे जी। तो वो उस किस्म के, मतलब जिंदगी को जीते थे वो पूरी तरह, और कैसे जिया जाता है वो लोगों को बताते थे जी। आप उनको देख के ये जान जाएंगे कि भाई ये है लाइफ। बिल्कुल, उनके बारे में मैंने ये भी पढ़ा कि वो इतने शौकीन मिजाज थे, वही जिंदा दिली वाली बात जो आप कह रहे हैं, कि उन्हें ये भी शौक था कि मैंने जिस तरह के कपड़े पहने मेरी गाड़ी का रंग वो होना चाहिए। तो उनके बारे में ये भी बहुत बात कही जाती है कि एक अरसा वो था कि जब उनकी गाड़ी खास तौर पर पेंट की जाती थी कि वो इस दिन ये इस रंग के कपड़े पहनेंगे, किसी खास समारोह में अगर उन्हें जाना है, फंक्शन में, क्योंकि फिल्म फेयर इतने नॉमिनेशंस उन्हें मिले, नॉमिनेशन मतलब अपने पूरे फिल्म करियर में उन्होंने 300 के करीब फिल्में की और उसमें 25 नॉमिनेशन तो फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए उन्हें मिले। जी जी जी, और जिसमें कि बहुत सारे अवार्ड्स भी उन्होंने लिए। और ऐसे फंक्शंस में जाने के लिए पहले से उनके कपड़ों का रंग तय रहता था और गाड़ी पेंट की जाती थी उन्हें, क्योंकि बहुत पसंद था कि सेम कलर की गाड़ी से वो उतरना चाहते। तो ये भी उनके शौक का एक उदाहरण है। बिल्कुल। लेकिन मुझे याद आ रहा है जब संघर्ष के दिनों की बात हम लोग कर रहे थे, तो उनकी शादी मीनू कुमारी की छोटी बहन से, मधु से हुई थी। जी जी। और एक वक्त ऐसा आया कि जब उनको बेटा हुआ तो वो हॉस्पिटल में एडमिट कराई गई मधु, लेकिन महमूद साहब के पास पैसे इतने नहीं थे कि वो उसका सही से मतलब ट्रीटमेंट करवा पाए या खर्चा करा पाए। तो उन्होंने लेकिन हॉस्पिटल, अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, पता नहीं क्या सोचकर, और बिल जो आया उस हॉस्पिटल का वो 30 रुपए आया, लेकिन उनके पास 30 रुपए देने को नहीं थे। उस जमाने में वैसे भी 30 रुपए, लेकिन उनका स्ट्रगल का वो संघर्ष के दिन चल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अब कहाँ से क्या, लेकिन वक्त की बात है कि मीना कुमारी उनकी बड़ी बहन थी और उनके पास थे पैसे, तो एक पॉपुलर
एक्ट्रेस भी रही थी उस समय। तो उन्होंने कहा कि जब वो आई तो वो 100 रुपए का नोट जो था उस बच्चे के हाथ में दिया और उन्होंने देखा ना ताऊ तुरंत निकाला नोट और जाके बिल चुकता किया। लेकिन अपने उन दिनों को वो कभी नहीं भूले और उसके लिए उन्होंने जब मेहनत की, उन्होंने उसी दिन से सोचा कि नहीं, अब मुझे छोटे मोटे रोल नहीं करने, और इसके लिए संघर्ष उन्होंने किया और वो कामयाबी रहे। और जब वो कामयाब हो गए, इंसान कहाँ से शुरू करता है अपने करियर को, कहा जाता है कि उसकी अहमियत नहीं होती, वो कहाँ पहुंचता है और पहुंच के क्या वो उन जमीनी हालात को याद रखता है या नहीं। तो महमूद साहब के बारे में ये कहा जा सकता है कि उनका जो व्यक्तित्व था, वो उनका जो सर था वो आसमां तक था, लेकिन पैर जमीन पे थे। तो जब वो बहुत ज्यादा इस्टेब्लिश कलाकार हो गए, तब भी उन्होंने हमेशा जरूरतमंदों की मदद की और इसके लिए वो हमेशा जाने जाते थे कि वो एक बहुत अच्छे खानसामा भी थे, खाना बहुत अच्छा बनाते थे। तो गरीबों को खाना खिलाना उन्हें बहुत पसंद था, गरीबों को खाना खिलाते थे और अक्सर उनका अमेरिका आना जाना होता था। तो उनके बारे में ये भी बात बहुत मशहूर है कि वो वहां से लौटते समय अपने सगे संबंधियों के लिए तो सभी लाते हैं उपहार, लेकिन अपने घर के जो नौकर चाकर थे उनके लिए भी और ऐसे गिफ्ट्स लाते थे कि जिसके बारे में कहा जाता है कि लोग अपने लिए भी ना खरीदें, उतने महंगे गिफ्ट्स लेकर आया करते थे। ये तो खैर उनका मिजाजी था। और अभी जो कि सुमन ने थोड़ा पोएटिक अंदाज में कहा ना कि भाई उनके पांव जमीन पे, सर आसमान पे भले ही हो लेकिन पांव जमीन पे होता था। तो ये तो जो शायराना अंदाज है सुमन का, तो ये चीज महमूद साहब में बिल्कुल सही है। मैंने ये सोचा कि इतनी सारी हम लोग ने बातें कर ली, अब एक गीत तो बनता है। बिल्कुल, तुम ये गीत के बारे में बहुत अच्छा सोचती हो, ये मुझे बहुत पसंद आ रहा है। ब्रेक लाना जरूरी, लेकिन उनका व्यक्तित्व इतना विशाल है कि हमें लगता है कि हम उनके बारे में जितनी भी बातें करें कम है। बिल्कुल, लेकिन गीत तो बनता है, फिर गीत सुनते हैं। चलिए सुनते हैं एक गीत महमूद साहब का। मुत्तु कोड़ी कवारी हड़ा, मुत्तु कोड़ी कवारी हड़ा, अಯ್ಯೋ मुत्तु कोड़ी कवारी हड़ा, मुत्तु कोड़ी कवारी हड़ा, अಯ್ಯೋ रे प्यार में जो ना करना चाहा वो भी मुझे करना पड़ा। मुत्तु कोड़ी कवारी हड़ा, मुत्तु कोड़ी कवारी हड़ा, अయ్యో रे प्यार में जो ना करना चाहा वो भी मुझे करना पड़ा। अయ్యోడా अయ్యో अయ్యో मुत्तु कोड़ी कवारी हड़ा, मुत्तु कोड़ी कवारी हड़ा। गले लग जा रे फिर दिखा दूं। अच्छा? हाँ, धरती ऊपर है स्वर्ग नीचे। थोड़ा तो दुनिया से डर ले, एंडे कर ले ना माने बेदर्दी। अయ్యోడా अయ్యోడా अయ్यो अయ్यो मुत्तु कोड़ी कवारी हड़ा, अम्माए मुत्तु कोड़ी कवारी हड़ा, अయ్యో रे प्यार में जो ना करना चाहा वो भी मुझे करना पड़ा। अయ్యో अम्माए मुत्तु कोड़ी कवारी हड़ा, अम्मे मुत्तु कोड़ी कवारी हड़ा। मुझे बेकल कल 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 सीने से गिर के तेरा चल डगमग चल के ना गिर पड़ूं मैं, मत वाले मुझको थाम के चल अम्मा। सीना ताने बाहें खोले ऐसे ये मस्तानी डोले डोले जैसे दारू का गड़ा। अయ్యో अम्मा मुत्तु कोड़ी कवारी हड़ा, मुत्तु कोड़ी कवारी हड़ा, अయ్యో रे प्यार
ಅಮ್ಮ ಮುತ್ತು ಕೋಳಿ ಕವ್ವಾರಿ ಹಳ ಅಮ್ಮ ಮುತ್ತು ಕೋಳಿ ಕವ್ವಾರಿ ಹಳ ಅಯ್ಯೋ रे प्यार में जो न करना चाहा वो भी मुझे करना पड़ा ಅಯ್ಯೋಡ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಮುತ್ತು ಕೋಳಿ ಕವ್ವಾರಿ ಹಳ ಅಮ್ಮೇ ಮುತ್ತು ಕೋಳಿ ಕವ್ವಾರಿ ಹಳ ಅಯ್ಯೋ ಮುತ್ತು ಕೋಳಿ ಕವ್ವಾರಿ ಹಳ ಅಯ್ಯೋಳ ಅಮ್ಮ ಮುತ್ತು ಕೋಳಿ ಕವ್ವಾರಿ ಹಳ ಅಮ್ಮ ಮುತ್ತು ಕೋಳಿ ಕವ್ವಾರಿ ಹಳ ಅಮ್ಮ ಮುತ್ತು ಕೋಳಿ ಕವ್ವಾರಿ ಹಳ ಅಯ್ಯೋ ಮುತ್ತು ಕೋಳಿ ಕವ್ವಾರಿ महमूद साहब के बारे में बहुत सी यादें हैं साझा करने के लिए, लेकिन घड़ी की सुइयां हमें इशारा दे रही हैं कि यादों के इस सफर को हम यहीं विराम दें। तो डॉक्टर राजीव कुमार श्रीवास्तव, मधुलिका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और सुमन संजय अग्रवाल को दीजिए इजाजत। इस सफर को हम फिर से जारी रखेंगे कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी में। हमारा